लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं की हत्या और अपहरण अब आम हो चुकी है? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से खुद की वाहवाही करते कभी पीछे नहीं हटती है, उनसे एक सवाल है, क्या ऐसी होती है बेटियों की सुरक्षा? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली एक महिला की हत्या होती है और फिर दबंगों द्वारा बेटी का अपहरण कर लिया जाता है। फिलहाल इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। इस बीच पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी इंजीनियर ललित कुमार और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मेरठ पहुंचकर न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और उन्होंने क्या कहा, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के मेरठ की इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि लोगों में धर्म का नशा घोलकर सत्ता में बैठी ये सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम है। अपराध करने वालों को न ही प्रशासन का कोई डर है और न ही कानून व्यवस्था का कोई खौफ। उत्तर प्रदेश में बेखौफ होकर मनुवादियों द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली एक 21 वर्षीय लड़की का अपहरण होता है और जब उसकी बुजुर्ग मां इसका विरोध करती है तो उस पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है और इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है। यह घटना मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव की है। बीते 8 जनवरी 2026 को 50 वर्षीय मूल निवासी सुनीता अपनी 21 वर्षीय बेटी मूल निवासी रूबी के साथ खेत में काम करने जाती है। खेत में राजपूत समाज के दबंग युवकों जिनकी पहचान सुनील और पारस सोम नाम से हुई है, वे लोग हथियार के बल पर रूबी को किडनैप करते हैं। बेटी को भगा ले जा रहे युवकों का जब मां सुनीता विरोध करती है तो अपहरणकर्ता हथियार से सुनीता पर हमला करते हैं जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाती है और इलाज के दौरान सुनीता की अस्पताल में मौत हो जाती है। बताते चले कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। किसी को भी गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है जिससे लोगों में आक्रोश और अधिक बढ़ गया है। पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी टीम के साथ मेरठ पहुंचे लेकिन उन्हें भी प्रशासन ने रोक लिया, जिसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि अगर समाज के लोग, संगठनों के लोग पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन चारों तरफ से पूरे गांव की नाकाबंदी करना ये लोकतंत्र के खिलाफ है। वो जनता की आजादी को छीनना है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो पीपल्स यूथ फ्रंट पूरे देश में चक्का जाम करने का काम करेगी। आप खुद वो वीडियो देखिए। क्योंकि नेताओं के भैंस अगर चोरी हो जाती है तो रात भर में ढूंढ करके स्पेशल कमेटियां बना करके उसको पकड़ लिया जाता है, लेकिन ये अपराधियों को नहीं पकड़ती। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम पर ढोंग करने वाली सरकार और ये प्रशासन जो पूंजीवाद को सरकार को नतमस्तक है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और अगर तत्काल परिवार को न्याय नहीं मिलता और जो अपराधी है उनको सख्त से सख्त सजा देकर फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया जाता तो ये आंदोलन और आक्रामक होगा। और पीपल्स यूथ फ्रंट पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि अगर प्रशासन नहीं मानता है, जल्दी तत्काल गिरफ्तारी नहीं करता है तो हम पूरे देश पर चक्का जाम करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। पूरे देश की मातृशक्ति के सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि पीपल्स यूथ फ्रंट पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का ही एक यूथ विंग है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक फूले आम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित एक उभरती हुई राजनीतिक पार्टी है। देश भर के लोकसभा और विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में सक्रिय रूप से भाग भी लेती है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मेरठ पहुंचे, लेकिन उन्हें भी भारी पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए लिखा, यह
यह घटना केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं है, बल्कि बहुजन समाज के विरुद्ध जातिगत हिंसा और महिलाओं की असुरक्षा के प्रति अपराध का भयावह उदाहरण है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवादियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम सहित सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, अपहृत बेटी की शीघ्र व सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जाए, पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा, उचित मुआवजा और न्याय प्रदान किया जाए। बताते चले कि शुक्रवार देर रात भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मृतका सुनीता का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। लेकिन क्या मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाओं की कीमत 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी है? आखिर कब तक मनुवादी मानसिकता के लोग इसी तरह अपराध करते रहेंगे और सरकार मुआवजा और सरकारी नौकरी देकर इन मामलों को शांत करवाती रहेगी? आपको याद होगा, इसी उत्तर प्रदेश के हाथरस में वर्ष 2020 में एक 19 वर्षीय मूल निवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। 4 सितंबर 2020 को यह घटना होती है और 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो जाती है। इस घटना को भी सरकार और प्रशासन द्वारा भरपूर कोशिश किया जाता है दबाने का, क्योंकि घटना के बाद पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार जबरन किया गया, जिस पर पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भारी विवाद हुआ था। मेरठ की घटना को भी दबाने की सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। जिस तरह 2020 में हाथरस में गांव के चारों ओर नाकाबंदी किया गया था, ठीक उसी तरह इस घटना में भी पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में मृतका सुनीता के बेटे और पीड़िता रूबी, जिसका अपहरण हुआ है, इसके भाई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जब तक मेरी बहन घर नहीं आती हमें न्याय अधूरा लगेगा। मुआवजा और नौकरी ठीक है, लेकिन हमारी प्राथमिकता मेरी बहन की सुरक्षा है। अब आइए उत्तर प्रदेश में महिला अपराध से जुड़े कुछ और आंकड़ों पर गौर करते हैं। NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट्स बताती है कि साल 2023 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ 4,48,211 अपराध दर्ज किए गए, जिसमें सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक असुरक्षित महिलाएं हैं। आंकड़ों पर बात करें तो साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 66,381 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं, जो किसी दूसरे राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद 47,101 मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, 45,450 मामलों के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर, 34,691 मामलों के साथ पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर और 32,342 मामलों के साथ मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। इन आंकड़ों से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब सत्ता का रास्ता धर्म के रास्ते से होकर गुजरता है तो ऐसी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में कितनी विफल रहती है। आज भारत की स्थिति कितनी दयनीय होती जा रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। आज खुलेआम गैर संवैधानिक नीतियां बनाई जा रही हैं। देश के युवा अपने भविष्य को लेकर हताश है, क्योंकि सरकारी संस्थाओं का लगातार निजीकरण किया जा रहा है, जिससे नौकरियां कम होती जा रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति इस देश में और भी अधिक दयनीय होती जा रही है। स्कूलों का मर्ज होना, सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज न होना, ये दर्शाती है कि सरकार चंद अरबपतियों के लिए बनी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण देश में तेजी से बढ़ती आर्थिक असमानता है। लेकिन इसमें गलती सिर्फ सरकार की नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सरकार जनता चुनती है। इसका मतलब ये हुआ कि देश की बर्बादी में जितनी भागीदार सरकार है, उतनी ही देश की जनता भी है। संविधान ने आपको वोट देने का अधिकार दिया है, यानी आप खुद चुन सकते हैं कि आप पर कौन शासन करेगा। देश की सत्ता 5 साल किसके हाथ में देना है, उसका चुनाव आप स्वयं करते हैं। तो सोच समझकर सरकार चुने, ऐसी सरकार चुने जो महिलाओं की सुरक्षा का वादा करता हो, जो आपके देश के संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथों में न बेचे, जिसको आपके भविष्य की चिंता हो और जो इस देश में संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की बात करता हो, जिस संविधान में आपके हक अधिकार निहित है। इस विश्लेषण पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।